हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपके सामने आ चुका हूं एक और अमेजिंग सेशन लेकर। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कह सकता हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज की क्लास जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के एक और अमेजिंग सेशन के साथ में आया हूं, जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, कथन एवं तर्क। एक ऐसा टॉपिक जो आपको काफी परेशान करता है। अगर हम बात करें किसकी, लॉजिकल रीजनिंग की, या यूं कहें कि अगर आप लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो प्रॉपर सेशन को पूरा देखिएगा। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको याद रखिएगा हमेशा से फ्री क्लासेस देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। हम यहां पे आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते, सिर्फ आइए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करके एग्जाम क्लियर करिए। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड से भी, जो पढ़ना चाहता है, जिसको जॉब चाहिए और पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा है, वो मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़े, क्योंकि हमारा यही एक विश्वास है कि आपको सिलेक्शन तक ले जाके आपका सपना पूरा करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पे आर्ग्यू करना होगा। भाई आर्ग्यू कैसे करते हैं, सबसे पहले याद रखना होगा कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स। यहां पे पूरा खेल जो है ना वो आर्ग्यू करने का। अब सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं कि आर्ग्यूमेंट क्या है, किसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये एक ऐसा सेक्शन है या एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी है जहां पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि फादर ऑफ रीजनिंग जो है वो कौन है, बीरबल है। बीरबल को फादर ऑफ रीजनिंग कहा जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि उन्होंने लॉजिकली बहुत सारी चीजों को क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, या यूं कहें कि लॉजिकल रीजनिंग का जो एक बहुत बड़े लेवल पे इंट्रोडक्शन था वो किसकी जुबानी हुई, तो बीरबल की जुबानी हुई। तो ये एक कह सकते हैं कि सेक्शन जो हम अभी कर रहे हैं कवर पूरा, ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है। और शायद एक स्टूडेंट से अगर हम बात करें, एक उस स्टूडेंट से बात करें जिसने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, तो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दर्द जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग के ही सेक्शंस के साथ होता है, क्योंकि उनको आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशंस, ये सारे वो टॉपिक्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, जहां पे उनको लगता है कि यार ये चीज मैं कर सकता हूं अच्छे से लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो आज उन सभी कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दूंगा और मैं आपके सामने वो क्वेश्चन कराऊंगा या वो कंसेप्ट बताऊंगा जो आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आर्गुमेंट के क्वेश्चन आज के बाद से आपको बनना शुरू हो जाएंगे। तो सेशन को पूरा जरूर देखिए, अंत तक देखेंगे तभी पिक्चर क्लियर होगी। तो आर्गुमेंट में क्या होगा भाई, यहां पर आपको डिबेट करना होगा। देखो भाई, डिबेट दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। आपने न्यूज में देखा होगा कि न्यूज चैनल्स पे अगर मान लो एक एंकर होता है जो 3, 4, 5 लोगों को लेकर किसी मुद्दे पे डिबेट करता है। अब अगर किसी मुद्दे पर डिबेट होगा तो वहां दो तरह से बातें निकल के आती हैं। पहली बात कि कोई उस पॉइंट पे या कोई पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे अभी अग्निवीर की बात करें, अग्निपथ हमारा इस समय मुद्दा बना हुआ था, तो अगर वो डिबेट सेशन चल रहा है तो वहां पे दो तरह के लोग होते थे। एक तो जो करा रहा, होस्ट कर रहा है, एंकर की बात छोड़ दीजिए, एक दो तरह के लोग कौन से होते थे, एक जो उसके फेवर में बात करेंगे और एक जो उसके अगेंस्ट बात करेंगे। दो तरह के लोग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तीन तरह की बातें कभी नहीं होती, दो तरह की बातें होंगी, या तो अच्छी होंगी या तो बुरी होंगी, और बीच में कुछ नहीं होता ऐसा। तो यहां पर अग्निवीर वाली बात थी, अग्निपथ स्कीम के बारे में बात थी, तो कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे थे, यानी उसके फेवर में बात कर रहे थे, और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे। तो यहीं से शुरू होता है किसका जन्म बेटा, आर्ग्यूमेंट का। तो किसी भी चीज के बारे में एक अपनी डिबेट में या अपनी राय रखना, अपनी बातें कहना, वो दो तरह से आप कहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट पर अपनी अपनी बातों को शेयर करना, दैट इज एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट्स। अब ये बातें दो तरह से हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। समझ में आई बात। तो पूरा खेल जो है वो इस तरह से। अब इसमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देता है भाई एग्जामिनर, आपके सामने एक कथन आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, वो जो स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, एक स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, ठीक है, उस स्टेटमेंट में याद रखिएगा कोई एक चीज, कोई एक बात आपसे पूछी जाएगी, और याद रखना उस बात के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। कोई भी एक बात आपसे पूछी जाएगी और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या भारत में वेस्टर्न जो हमारी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बैन कर देना चाहिए? क्या इंडिया में फास्ट फूड को बैन कर देना चाहिए? हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और हमको उस क्वेश्चन मार्क पे बातें करनी चाहिए। जैसे मान लो बोल दिया कि क्या रीजनिंग को
क्या रीजनिंग को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपलसरी कर देना चाहिए, या क्या जितने भी भारत के एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स को ऑफलाइन कर देना चाहिए? आपके सामने क्वेश्चन मार्क बन के आता है भाई। आर्गुमेंट का सबसे बड़ा नियम होता है कि आपके सामने क्वेश्चन मार्क बन के आता है, तो आपको क्या करना होता है, उस क्वेश्चन मार्क का ही रिप्लाई करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे दो ही तरह से आप रिप्लाई करोगे, या तो हाँ या तो ना। तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट आपके सामने आएगा, जैसे आर्ग्यूमेंट अगर पहले की बात करूं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की बात करूं अगर मैं, तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में या तो यस से क्वेश्चन आपके सामने होगा, हाँ ऐसा करना चाहिए, क्यों, उसका रीजन, या तो आपसे बोला जाएगा नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। दो ही तरह से बातें होंगी, या तो हाँ या तो ना, यानी कि या तो आप उसके फेवर में बोल रहे हैं या तो उसके आप कहाँ बोल रहे हैं, अगेंस्ट में, और आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यही तो दिक्कत होती है, हमें समझ नहीं आता, हमें सारे आंसर सही लगते हैं, या एग्जाम में हम थोड़ा डाउट रहते हैं, अंदर से एक डर सा बना रहता है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्या अप्रोच करें। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चंस को अगर अप्रोच करना है या इन क्वेश्चन को सीखना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको काम करना पड़ेगा। चलिए जरा उनके बात कर लेते हैं रूल्स पे, क्या है वो रूल, क्या वो कंसेप्ट क्या है हमारे इस टॉपिक का, वो देखो जरा सा। अभी पेन वैन आप छोड़ दो, अभी सिर्फ आप किस पे फोकस करो भाई, अभी सिर्फ फोकस करो आप लोग, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, आर्ग्यूमेंट हिंदी में कहते हैं इसको बेटा तर्क, ठीक है। जो तर्क होता है, ठीक है, जो तर्क होता है वो कितने तरह से होता है, लेट्स सी, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट्स होगा वो कितने तरीके से होता है, बहुत सिंपल सी बात है, समझना। मैंने अभी बताया आपको कि जो आर्ग्यूमेंट्स होगा वो दो तरह से होगा, जो आर्ग्यूमेंट्स होता है वो दो तरह से होता है बेटा। कौन कौन सा, एक तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब जिसमें दम हो, जिस बात में दम हो, और एक जो आपका होगा वो वीक आर्ग्यूमेंट होता है। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और एक होता है बेटा क्या, वीक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब व्हाट इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज वीक आर्ग्यूमेंट, मैं दूसरी भाषा में ऐसे कह लूं कि जो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है वो सही माना जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट वीक है वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सिंपल भाषा में याद रखना कि जो भी बात ऐसी है जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर आती है वो क्या होगी, सही, और जो बात वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर आती है वो बात बिल्कुल क्या होगी, गलत हो जाएगी। बिल्कुल इस चीज को बना के रखेगा। अब बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है, बड़ा क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा कि दिया गया आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, या कैसे पता चलेगा कि दिया गया आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है बच्चों, वीक है। पूरा खेल जो है यही समझना है आपको। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको भी कुछ एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ थोड़े बहुत रूल्स जान लो। ये कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट के ये रूल्स हैं, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स के रूल्स हैं जो आपको जानने हैं। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को बताने की अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो भाई, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट जो यूनिवर्सल ट्रू है, जो क्या है, यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात जो यूनिवर्सली ट्रू है वो क्या मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया कि सूरज के बारे में डिबेट करिए, सन के बारे में, तो आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया कि जो सूरज है वो पूरब दिशा से निकलेगा। कहां से निकलेगा, पूरब दिशा से निकलेगा। अगर बोला गया सूरज पूरब दिशा से निकलेगा तो क्या इस बात को कोई आपसे नकार सकता है, इस बात को डिनाई कर सकता है, इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है? नहीं, ये यूनिवर्सली ट्रू है। एक ऐसी बात जो यूनिवर्सली ट्रू हो उसको याद रखना है कि वो आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होगा, सही माना जाता है। गॉट इट। चलिए दूसरी बात अगर मैं बात करूं भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं दूसरी बात अगर लेके चलता हूं तो दूसरी बात क्या है इसमें, एक तो यूनिवर्सल ट्रू हो गई, एक एनालाइज्ड ट्रूथ होता है, एनालाइज्ड, ठीक है, ट्रूथ, या एनालाइज्ड ट्रू, या ट्रूथ कह लें। एनालाइज्ड ट्रूथ का मतलब क्या होता है भाई, एनालाइज्ड मतलब होता है जिसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताई गई बातें, या कहा जाए दूसरी भाषा में कि गवर्नमेंट से रिलेट करके, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट रूल्स बेस्ड, गवर्नमेंट रूल्स बेस्ड। गवर्नमेंट रूल्स बेस्ड का मतलब होता है कि सरकारी नियमों पर आधारित। मतलब अगर सरकार की बात करूं मैं, गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो जो सरकार हमारे लिए रूल्स बनाती,
जो नियम कानून जो बातें हमारे लिए बनाती है वो बातें सारी किस में आ जाती हैं, या इंसानों द्वारा बनाई गई वो बात जो कभी भी गलत नहीं साबित होती है, जो बिल्कुल हमारे फेवर में या हमारे लिए होती है, वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया था, ठीक, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था, जीएसटी। अब जब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आए थे मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी सारी अटकलें लगी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में बातें करी थी। लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद से गवर्नमेंट ने अप्लाई करा। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई करती तो पहले 10 बार उसके बारे में सोचती। इस अग्निपथ योजना के बारे में बात कर लेते हैं। अग्निपथ योजना आई थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कितना ज़्यादा इस पर हो हल्ला हुआ, तोड़ फोड़, और बहुत सारे ट्रेनों में आग लगा दी गई, बहुत विरोध हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। स्कीम आ गई, वैकेंसी आ गई और सब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान करा है तो नो डाउट वो बहुत आगे तक सोच के प्लान कर रहे हैं। उनको क्या दुश्मनी है आम जनता से कि वो आम जनता के अगेंस्ट में चीज़ें करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आम जनता के लिए ही करना पड़ेगा उनको, है ना। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसी बात जो सरकारी नियमों पर आधारित है, गवर्नमेंट रूल्स पर बेस्ड है, वो हमेशा सही मानी जाएगी। एक शर्त है कि हमारे स्टेटमेंट से उसका लिंक होना चाहिए। लिंक तो समझना चाहिए आपको, ये तो पूरे रूल कह सकते हैं कि लॉजिकल में काम आएगा। ऊपर का मुद्दा अगर मान लो क्रिकेट का, नीचे गवर्नमेंट का कोई रूल्स है तो वो गलत है, क्योंकि मुद्दे से ही आप भटक गए। जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर आपका स्टेटमेंट है, उसी के रिगार्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेट करके बात आएगी तो उसको सही माना जाएगा, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात जो इसमें होती है वो क्या होती है भाई? तीसरी बात जो होती है एक्सपीरियंस बेस्ड। भाई ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें क्या होती हैं? एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई जो बंदा या जो पर्सन या जो भी चीज अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके, जैसे मान लो सपोज, अगर मान लो इसी अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करते, अग्निपथ स्कीम, बेटा अग्निपथ स्कीम के बारे में अगर मान लो हमारे जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने अगर कोई बात बोली है तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। बड़ा रीजन कि वो इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी कह सकते हैं कि एनालिसिस होगी। ऐसे कोई मुंह उठा के, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाती, उसके पीछे बहुत रिसर्च होता है, बहुत दिमाग लगता है। हो सकता है 3-4 साल से ये रिसर्च चल रही हो और अब जाके इंप्लीमेंटेशन हुआ। कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होती कि आज किया और कल अप्लाई कर दिया। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आएगी तो उसके पीछे बड़ा रिसर्च एंड एनालिसिस होती है, बहुत R&D होती है, उसके बाद जाके प्रॉपर कहानी हमारी यहाँ पे बन जाती है। गॉट इट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो एक्सपीरियंस मतलब जो हमारे जिस फील्ड का, जैसे मान लो क्रिकेट का कोई बात आ गया, क्रिकेट का कोई स्टेटमेंट आपके सामने आ गया और नीचे सचिन तेंदुलकर का कोई स्टेटमेंट आ गया, तो उसको सही माना जाएगा। कारण भी साफ है कि वो बंदा उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है उस फील्ड के बारे में कभी गलत नहीं बोलेगा, या उसको नॉलेज है। अगर मान लो मैं रीजनिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा तो उसको आप सही मानो, क्योंकि मुझे रीजनिंग का 13-14 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। अब इतना एक्सपीरियंस लेके अगर मैं आपके सामने आ रहा हूं तो नो डाउट मैं आपके सामने जो बात करूंगा वो टू द फैक्ट या टू द पॉइंट बात करूंगा और बिल्कुल फैक्चुअल बातें दूंगा, तो ये सही मानी जाएंगी। तो हर वो बात जो किसी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी से हमको मिल रही है और उसी फील्ड की है, तो ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो याद रखना, किसी भी आर्ग्यूमेंट को सही बनाने के लिए 3 नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब अगर बात करें वीक आर्ग्यूमेंट की, तो बच्चों वीक आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आर्ग्यूमेंट को क्या करती हैं, वीक कर देती हैं, बहुत सारी चीजें। अब जैसे बहुत सारी चीजें कौन कौन सी, लेट्स सी। अगर याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, सेल्फ ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन कभी सही नहीं माना जाएगा। आप नोटिस करो, जब डिबेट होती टीवी में ना, लोग चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों में वो चीजें नहीं रहती। आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। आपकी जो ओपिनियन है वो आप हैं कौन, पहली बात तो आप हैं कौन। अगर आप हैं तो आपका हम क्यों सुने, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कोई एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी है तो समझ में आता है। रैंडम अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, विराट कोहली 3 साल से सेंचुरी नहीं मार पाया, उसको संन्यास ले लेना चाहिए, ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है ना। अपना ओपिनियन बिल्कुल यहाँ पे नहीं दे सकते, तो सेल्फ ओपिनियन बेटा गलत होता है। इसके अलावा अगर हम किसी से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉपी या कंपैरिजन ध्यान रखना, किसी की कॉपी कर रहे हैं या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं,
मतलब हम किसी से तुलना कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा है तो हम भी ऐसा होना चाहिए। अगर अमेरिका ये चीज कर रहा है तो इंडिया को भी ये चीज करना चाहिए, गलत है। हम किसी की नकल कर रहे हैं अगर, तो गलत है। अगर मान लो वो ऐसे किया तो हम भी वैसे कॉपी कर दिए, ये गलत माना जाएगा। कभी भी कॉपी इमिटेटिंग या कह सकते हैं कंपैरिजन हमेशा गलत होगा। किसी से तुलना नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन हुआ है तो वो आर्ग्यूमेंट आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, इसके अलावा तो बेटा सिंपल इंफॉर्मेशन, अगर कोई ऐसी बात जो बिल्कुल साधारण सी, सिंपल इंफॉर्मेशन, साधारण सी लगने वाली बात हमेशा गलत होगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करूंगा कि सिंपल इंफॉर्मेशन के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया जिसके अंदर ओनली शब्द आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ओनली, इसके अलावा क्या आ जाए, एनी, ओनली, एनी, ईच, ठीक है, एवरी, ठीक है, ईव यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको, ईच, एवरी, ठीक है, एटसेट्रा, ऑलवेज, है ना। कहीं भी ये शब्द अगर आते हैं तो याद रखिएगा कि वो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक होगा, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स किसी भी स्टेटमेंट को सिंपल इंफॉर्मेशन में लेके जाते हैं, केवल साधारण सी बात। मैंने कहा कि मुझे अगर जाना है कहां पे, केरला, तो केरला जाने के लिए मेरे पास केवल एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, केवल एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो यहां पे केवल एक ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, क्या, एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ क्या, कि हम सिर्फ फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, तो यहाँ अपने खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो ओनली आ जाने से क्वेश्चन गलत होगा। तो ये तो आपको यूनिवर्सली याद होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ओनली शब्द आ जाए, एनी आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज वर्ड भी आप इसमें जोड़ देना, ऑलवेज शब्द आ जाए तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा बेटा एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब अगर दूसरी भाषा में हिंदी में बोलूं मैं तो एम्बिगुअस का मतलब बच्चों होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब क्लियर ही नहीं, कोई भी ऐसी बात जो क्लियर है ही नहीं कि वो क्या है, सही है या गलत है, तो गलत मानी जाएगी। एम्बिगुअस डेटा हमेशा गलत होगा। गॉट इट। जैसे हम अगर हमें मुद्दा मिला है, मान लो सपोज अग्निपथ पे बोलने का, और हम कुछ भी अनयूजुअल चीजें बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब क्लियर ही नहीं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा एजेंडा ही क्लियर नहीं है, तो वो एम्बिगुअस में आएगा और वो बिल्कुल गलत होगा। तो मतलब ऐसी बात जो कंप्लीटली क्लियर ना हो वो गलत मानी जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो, उसके बाद अगर बात करूं तो देखो, सेल्फ ओपिनियन, कॉपी, कंपैरिजन, सिंपल इंफॉर्मेशन, एम्बिगुअस डेटा यानी बिल्कुल अस्पष्ट। इसके अलावा अगर मैं यहां लिख दूं नीचे, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लिखूं बेटा तो सुपर फ्लॉज, बेटा सुपर फ्लॉज मतलब क्या होता है, सुपर फ्लॉज मतलब होता है निरर्थक, एक ऐसी बात जिसका सेंस ही नहीं निकल रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब स्टेटमेंट से हट के बातें कर रहे हो, मतलब मुद्दा ही अलग कर दिया आपने, बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहे हो, निरर्थक, सुपर फ्लॉज डेटा आपके सामने आ रहा है, वो बात बिल्कुल गलत होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कोई भी आर्गुमेंट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसको आप प्रॉपर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको प्रॉपर लिख लीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से अगले सेशंस में या कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर बता दूंगा। इससे मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं समझ में आई। ये तो कुछ रूल्स होगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मुझे याद कैसे रहेगा, तो आप इसको याद मत करो, कोई याद नहीं करना, आप इसको एक बार देख लो। मैं भी क्वेश्चन पे जाके एक और सबसे अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं जो इनमें नहीं बताई मैंने, सबसे शानदार ट्रिक, वो आप याद रखना। अच्छा, ये जो पॉइंट आप याद रखना, कौन सा पॉइंट बेटा याद रखोगे, ये वाला, क्या आपको मैंने बताया था कि लिंक, ठीक है, देयर मस्ट बी लिंक बिटवीन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आपका ये रूल तो याद रखना होगा कि लिंक होना चाहिए। भाई कोई भी चीज चेक कर रहे हो लेकिन स्टेटमेंट का दिए गए आर्ग्यूमेंट से लिंक नहीं होगा तो कुछ भी बोला जाए सब गलत होगा। तो देयर मस्ट बी लिंक बिटवीन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, कथन और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में एक लिंक होना ही चाहिए,
होना ही चाहिए, मतलब इसमें कोई आप दो राय नहीं लगा सकते कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, ठीक है ना। परफेक्टली फाइन बेटा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर नेक्स्ट की बात करें या नेक्स्ट तरीके से बोलें तो कैसे यहां पे हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। इसको मैं हटा दूं प्रॉपर, आपने प्रॉपर लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया। अब मैं आता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ भाई, तो इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। बेसिक्स आपने क्लियर कर लिया भाई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं लेके, और एक इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसा रूल जो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा, वो रूल्स आप ध्यान से देखिएगा। जरा क्वेश्चन को पहले अपने हिसाब से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, समझिए कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा, फिर मुझे बताइए क्या है सही क्या गलत। ट्राई कीजिए। क्या एक क्रिकेट टीम में एक मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? मतलब क्रिकेट मैच अगर हो रहा तो एक टीम में मोर देन वन कैप्टन होना चाहिए क्या? अब इसमें पहला आर्गुमेंट क्या दिया गया? नो, one needs to make decision on the spot and there won't be time to resolve conflicting ideas between the captains on the field if such a scenario emerge। कि नहीं किसी को मौका पर निर्णय लेने की जरूरत, किसी एक को या किसी एक को मौके पर ही डिसीजन लेने की जरूरत है, और अगर ऐसा परिदृश्य सामने आता है तो मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचारों को सुलझाने का समय नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, दूसरा कहता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने से पहले अधिक दिमाग का होना हमेशा बेहतर माना जाता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर ब्रेन कमिंग टू एन अंडरस्टैंडिंग बिफोर टेकिंग डिसीजन। जरा सोचो भाई इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो भी आंसर दिया वॉट एवर, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई आपने तो दिमाग लगा दिया, आपको सबसे पहले बता दूं मैं, सबसे पहले कि जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आएगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। 100 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाई आप पहले आर्गुमेंट मत पढ़ना। आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, इस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले खुद से डिसाइड करोगे कि इसका आंसर यस में है। आपके लिए अगर क्वेश्चन बोला गया तो आप इसका आंसर यस में दोगे कि नो में दोगे। आप बताओ क्या क्रिकेट टीम में एक मैच में 2 कैप्टन होना चाहिए? तो आपके अंदर से आवाज क्या आ रही, हाँ या ना? तो आप कहते हो सर नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा नो। अगर आपके दिल से आवाज आ रही है नो, तो इसका मतलब 90% चांसेस हैं कि नो वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा और यस वाला गलत होगा। 90% चांसेस। अगर कभी आप फंस जाओ तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी नो वाला आपका पहला है। पहला क्या बोला गया, वन नीड्स टू मेक डिसीजन ऑन द स्पॉट एंड देयर वॉन्ट बी टाइम टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज बिटवीन द कैप्टन्स ऑन द फील्ड इन सच अ सिनेरियो इमर्ज। बिल्कुल सही कि भाई ये देखो नो वाला आंसर था, देखो सही हो गया। कैसे सही किया मैंने? हाँ कि भाई डिसीजन लेने के लिए एक ही बंदे की जरूरत वहां पे होती है, और अगर मान लो ऐसा हुआ कि 2 कैप्टन हो गए, 2 कप्तान हो गए, तो उनकी बातें अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे, विरोध हो जाएगा उनके बीच में, एक मानसिक उलझन रहेगी कि वो उसकी सुन रहे हैं या वो उसकी सुन रहे हैं, 2 गुटों में शायद बढ़ जाए पूरी टीम। तो इसलिए शायद एक ही कैप्टन इज मोर देन सफिशिएंट। 2 प्रधानमंत्री अगर देश में हो जाएंगे तो क्या होगा सोचो आप, एक से ही काम चल जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, डिबेट तो वहां होगी, कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे। तो देखो पहला नो वाला था, आंसर सही हो गया, बिल्कुल सही था। मैंने क्या बोला, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा यस इट इज ऑलवेज। अब यहां सबसे बड़ी बात देखो, ऑलवेज आ गया, ऑलवेज ऑलवेज आ गया भाई, ठीक है, हमेशा। अगर ऑलवेज आ गया तो वैसे ही गलत है। और दूसरी बात कि ये बात गलत होने का बड़ा रीजन भी कि 2 दिमाग होंगे या ज्यादा दिमाग होंगे तो यहां पर चीजें ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने दिमाग होंगे उतनी थॉट्स होंगे, उतनी ओपिनियंस होंगे, और चीजें बहुत ज्यादा डिबेटेबल हो जाएंगी, ठीक है। शायद इसीलिए हमारे देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, एक ही मुख्यमंत्री होता है। समझ में आई बात? और अगर उप मुख्यमंत्री कोई होगा तो यहां पर पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, सीएम को देते हैं। सीएम रहेगा तो डिसीजन वही लेगा, ध्यान रखना। इसीलिए याद रखना कि कभी भी अगर एक टीम का 2 लीडर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है टीम के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। देखो आपने कितना आसानी से पकड़ा इसका आंसर। आप क्या लगाएंगे इसका आंसर, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो आप खुद से पहले यस और नो, देखो मैंने कोई रूल चेक नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व आ गया। हाँ एक छोटा सा रूल याद था यहाँ पे, ऑलवेज वाला, वो मैंने लगा दिया इसमें। नेक्स्ट जरा ट्राई करो, ये देखो सुनो, आप इसका आंसर जो है पहले खुद से, आप इसका खुद से आंसर दो। हाँ या ना में रिप्लाई करो। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर इसका आंसर हाँ मैं बोलूं कि ना, उन दोनों मुझे लग रहा है, तो ये मान लेना कि वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे।
जिसमें अंदर से ही डाउट आ रहा कि सर ये हाँ भी हो सकता है ना भी, उसमें याद रखना आप डाउट में जाओगे। अगर आप एग्जाम में कभी फंस जाओ तो हो सकता है उस क्वेश्चन को आप स्किप करने में बिलीव रखो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भाई, गलत करके माइनस में नंबर लेने से अच्छा है उसको जीरो रहने दो, प्लस में रहने दो, आप माइनस में मत जाओ। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्या हमारी गवर्नमेंट को जितने भी सरकारी सेवाओं में should our government increases the maximum age limit for retirement in the government services, मतलब अगर आप सरकारी जॉब में कर रहे हैं तो आपकी जो एज है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो भाई इसका आंसर आपके दिमाग से क्या निकल के आ रहा है, हाँ या ना? तो भाई इसका आंसर आप सीधे आपके दिमाग से आ रहा है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कारण भी गवर्नमेंट ऑलरेडी एक क्राइटेरिया रखी 60 साल 65 साल, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको और बढ़ाएगी तो जो हमारा नया जनरेशन है, नई यूथ है, उनको तो जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीट्स खाली होती तभी तो नए लोग भर्ती होते हैं, नए लोग रिक्रूट होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखा कीजिए कि हमेशा 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 क्या आप खुद से पहले सोचेंगे कि इसका आंसर यस में होगा या नो में। तो इसका आंसर मुझे नो में मिल गया। पहला देखो, चेक करो, पहले वाले में क्या बोला गया कि यस अमेरिका एंड स्कैंडिनेवियाई, है ना, स्कैंडिनेवियाई देशों ने ऐसा किया है। तो ये तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो गई, बात में यहाँ पे कंपैरिजन हो गई भाई, किसी और देश की बात होगी, तुलना होगी, तो सीधे गलत कर दो। और यस में आंसर था तो यस में वैसे ही गलत होगा, हमारा आंसर नो में चाहिए हमको। जरा सेकंड पढ़ो। हाँ, इंडियन लोग लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और लाखों कर्मचारियों की वास्तविक मांग ऐसे भी है, तो ये बात भी गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन लोग लंबे समय तक जिंदा होते हैं, क्या अमेरिकन लोग भी जिंदा नहीं रहते क्या? हर इंसान की एक एवरेज एज होती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसा कोई बहुत डिमांड नहीं है कि लाखों लोगों ने ऐसा क्या डिमांड करके रखा है। तो ये बात भी अपने आप में मतलब कि सेंसलेस बात है, यानी सुपर फ्लॉज बात है, कह सकते हैं निरर्थक बात है। तो आंसर क्या आएगा इसका? नीदर वन नॉट टू, मतलब दोनों ही अपने आप में बिल्कुल क्या है, 100% गलत है। ठीक है ना? चलिए परफेक्ट। तो देखो समझ में आया कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट ये देखो, जरा सा आराम से पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या बिहार, असम, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में स्कूली शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए? मतलब बिहार, असम, उड़ीसा जैसे जो हमारे पुअर स्टेट्स हैं, शुड स्कूल एजुकेशन इन पुअर स्टेट लाइक बिहार, आसाम, उड़ीसा भी मेड फ्री? देखो भाई, ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन बता दें मैग्नेट ब्रेन्स तो पूरे भारत को फ्री में पढ़ा रहा है ना। हम आपको स्कूल लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, मतलब K-12 KG1 से लेके 12th तक पूरी फ्री एजुकेशन है। 12th के बाद आपको IIT नीट की फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम पे UPSC आपको फ्री मिलने वाला है, स्टेट PSC फ्री मिलने वाला है, और अच्छी बात करें तो आपको बैंक, SSC, रेलवे देखो फ्री मिल ही रहा है। और ये मान के चलो कि ये मात्र ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स ही है जो आपके लिए सोच रहा है। हम पैसे पे बिल्कुल खेलते नहीं, हमारा ये मकसद होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और इसीलिए शायद ये सारी चीज़ें ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक अपने आप में क्या कर रहे हैं, देश सेवा ही कर रहे हैं भाई, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि बिहार, असम, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे आंसर इसका यस और नो दोनों में हो सकता है। यस और नो दोनों में इसका आंसर हो सकता है भाई, हाँ और ना दोनों में। अलग अलग देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं, हाँ भी कह सकते हो आप, ना भी कह सकते हो। तो चलो इसका आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। तो पहला देखो, यस एज दीज आर पुअर स्टेट दिस इज द वन एंड ओनली वे टू इंप्रूव लिटरेसी। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया बेटा, ओनली वर्ड आया कि नहीं आया? अगर ओनली आ गया तो आप सीधे गलत कर दो। किसी लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए केवल यही तरीका नहीं हो सकता। तरीके किसी भी चीज को करने का केवल कोई एक ही तरीका नहीं होता, पहली बात ध्यान हो। ओनली वर्ड आया, ज्यादा सोचना नहीं है, गलत काट दो सीधे सीधे। दूसरा, नो दिस माइट हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। हाँ भाई, ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसका अर्थ हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। देखो सिंपल सी बात है, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने क्या करा कि दिल्ली में सारी चीज़ें फ्री कर दी, बिजली पानी सब फ्री कर दिया, आम जनता खुश, सब कुछ बढ़िया। लेकिन देखा जाए तो उस स्टेट पे बर्डन तो बढ़ने लगा भाई। उनका जो राजस्व था, ठीक है, वो धीरे धीरे खाली, उनका खजाना जो था कह सकते हैं स्टेट का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा भाई। अगर बिजली पानी भर नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टेट देगी, फ्री कर दिया। वो अपना सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें बनाने के चक्कर में कर तो दिए, अब उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि सारी चीज़ें देखो, अभी दिल्ली पे ऊपर क्या हो गया, कर्ज की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई भाई। दिल्ली जो है स्टेट जो है वो क्या हो गया, कर्जे में आ गया। तो बड़ा कारण यहाँ पे ये है। और श्रीलंका में नोटिस करो, यही चीज़ें आजकल चल रही, श्रीलंका में यही चीज़ें चल रही है ना, समझ में आई बात? तो इसी चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। जरा देखो इसका सेकेंड आंसर क्या होगा, चेक करो। तो भाई इसका आंसर आसानी के साथ आप क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, श्रीलंका का हालत आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे ही चला, और देखो कैसे वहाँ पे हालात बिगड़ गए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, सब कुछ बैलेंस होके चलता है ना, साइकिल ही तो रहता है। आपका पैसा आप ही को गवर्नमेंट देती कुल मिला जुला के।
सारी सुविधाएं, सर्विसेज, ये पुल ब्रिज जो भी सर्विसेज आपको मिल रही है आउटर में, वो सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? हमारे पैसे से मिल रहा है। और हमको सरकार पैसा दे रही है, सरकार को हम पैसा दे रहे हैं। समझ में? एक पूरा साइकिल चलती रहती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारी सरकार को सार्वजनिक सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु कम करनी चाहिए? शुड गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन द एज ऑफ रिटायरमेंट इन पब्लिक सर्विसेज? सोचो जरा। यानी कि जो हमारे यहाँ क्या है, पब्लिक सर्विसेज होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे गवर्नमेंट, अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही हम लोगों ने करा था ना, एक बार मैं चेक करता हूँ पीछे वाला, एक क्वेश्चन हमारा ऐसे ही था ना, ये देखो, इसमें बढ़ाने का था, यहाँ पे कम करने का था, यहाँ पे कम करने का था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो रिटायरमेंट की एज है उसको कम कर दें, ऐसा बोला गया था इसमें। क्या ऐसा करना चाहिए? तो हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। तो यहाँ पे मिक्स्ड आंसर आ रहा हमारा, यस में भी चांसेस हो सकता है और नो में भी। मिक्स्ड आंसर आ रहा है भाई कि हाँ कर दो, नहीं भी करो, है ना। तो अब जरा इस पे पढ़ लेते हैं अजम्पशन हमारा, क्या आर्ग्यूमेंट क्या हमारा। पहला क्या बोला गया? यस एज दिस में क्रिएट न्यू वैकेंसीज फॉर अनएम्प्लॉयड एंड टैलेंटेड वंस टू सर्व देयर कंट्री। कि भाई हाँ, क्योंकि इससे बेरोजगारों और प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपने देश की सेवा करने के लिए नई रिक्तियां पैदा हो सकती। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो रिटायरमेंट का डेटा दिया गया, भाई देख रहे हो कि आप सामने वाला बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं काम करने में, 55 साल हो गई उम्र, लेकिन शरीर उनका जवाब नहीं दे रहा, 60 साल में उम्र जवाब नहीं दे रहा, तो आप उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे ही देते हो। लोग ले लेते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब 10 साल 5 साल पहले ही, है ना। तो ऐसा कर देने से ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे नया यूथ है, ऑब्वियस सी बात, अब नया यूथ इतना ज़्यादा टैलेंटेड आ रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक बच्चा, एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लूँ मैं, तो एक बच्चा जो है वो घर में जब वो 2 या 3 साल का होता है तभी मोबाइल को इतना एक्सपर्ट तरीके से चलाता है। हम लोग उतनी एज में तो जानते ही नहीं थे कि ऐसा चीज़ क्या होगी, और आने वाली जनरेशन आप नोटिस करो कितनी हाईटेक होगी। आप सिंपल सी बात करो, अगर मुझे याद है कि मेरे टाइम पे, मैं अगर रिलेट करता हूँ या आप भी रिलेट करेंगे, तो मेरे टाइम पे ना जो एजुकेशन की बात करें तो अगर आप 10th 12th में पास हो जाते थे तो वही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। आज तो बच्चा 98 99% ला रहा है, 98% वाला भी क्या कह रहा है, शिट मेरे 2% रुक गए, मतलब उसको 100 चाहिए। इतनी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ बढ़ चुकी है, तो उसका रिजल्ट तो ये चीज़ होगा भाई। तो याद रखना, इसका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हैव देयर ओन फैमिली प्रॉब्लम्स विच में नॉट बी सॉल्व इफ रिटायरमेंट इज टेक्स अर्ली। कि नहीं, सरकारी अधिकारियों की अपनी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता यदि वह सेवानिवृत्ति जल्दी ले जाए। तो यहाँ पे ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं बोली गई, ये सेंसलेस बात बोली गई, या यूं कहूँ कि ये बात बिल्कुल सुपर फ्लॉस बोली गई। कि मतलब आप क्या, मतलब लॉजिक भी दे रहे हो तो क्या लॉजिक दे रहे हो, सेंसलेस लॉजिक दे रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसानी के साथ इसको आप कह रहे हो कि हाँ पहला सही, ठीक है ना, आसानी के साथ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हैव देयर ओन फैमिली प्रॉब्लम्स, यहाँ तुम फैमिली प्रॉब्लम को क्यों रिलेट कर रहे हो भाई? यहाँ तो बात दूसरी चीज़ों की हो रही है, ठीक है। विच में नॉट बी सॉल्व इफ रिटायरमेंट टेकन अर्ली। तो ये चीज़ यार सेंसलेस बात कह सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना, ये क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। ये देखो जरा सा, क्या नवनिर्वाचित सीएमसी मेयर जो होता है अपने वादों को पूरा करेगी? विल द न्यूली इलेक्टेड सीएमसी मेयर फुलफिल देयर प्रोमिसेस? भाई ये तो एक बहुत अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि कोई उस पद पे आ जाने के बाद अपने सारे वादों को पूरा करेगा। तो ये भी मिक्स्ड आंसर है, यस और नो। भाई यहाँ पे कह सकते हैं कि 70% चांसेस है यस का, 30% नो का। 70% यस का मतलब भाई काम करके तो दिखाना ही पड़ेगा, काम करके तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार भी तो उनको फिर से उस पद के लिए आना है ना। तो पहला देखो क्या बोला गया, यस, यस में आंसर दिया गया, उसे करना ही होगा, अन्यथा महापौर के रूप में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल ये बात भी तो सही है यहाँ पे कि आने वाले टाइम पे आप किस बेस पे जाके लोगों से वोट मांगोगे भैया, किस वोट से? भाई आज जो नेता लोग हैं वो वोट मांगते हैं ये बोल बोल के ना कि हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, हम आगे ऐसे भी करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो यही वादों के हिसाब से तो उनको वोटिंग मिलती है। अब उसमें वो पूरा तो कभी नहीं करते, डेफिनेटली पूरा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट है जो उसका वो फुलफिल करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ऐसा करेंगे तभी जाके आगे उनके चांसेस बनते हैं आगे ग्रो करने के, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा नो, निर्वाचित उम्मीदवार और सत्ता और पद प्राप्त करने के बाद अपने वादे को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। ये बात आप बताओ, प्रैक्टिकली तो सही है भाई, प्रैक्टिकली तो सही है, लेकिन यार ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा
थ्योरेटिकल वे में जाते हैं या थोड़ा सा अगर आप इसको मेच्योरिटी लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर ये उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता। उतना भाई भूल नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता कि भूल जाते हैं, करते हैं, लेकिन हाँ 100% एक्यूरेसी में नहीं करते। 70-30 की कहानी होती है भाई कि 70% चांसेस होते हैं कि हाँ वो करेंगे और करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपको फिर से वहाँ जाना है और फिर से उन्हीं लोगों से कहना है। और किस मुंह से आप कहोगे कि भाई आपने रहे और इतना काम नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, डेफिनेटली वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस जनता उनसे रख रही होगी वो शायद उसको फुलफिल कर रहे हो। 100% तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लोग भूल जाते हैं, लोग करते हैं, लेकिन पूरी एक्यूरेसी के साथ शायद करें तो और अच्छा कर पाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट। तो आप याद रखना कि इसका जो आंसर है आप खुद से पहले पूछा करो, यस में होगा या नो में। अगर नो बोला गया तो यस वाले चांसेस हैं गलत होने के, अगर यस बोला गया तो नो वाला चांसेस है गलत होने के या सही होने के। और मिक्स्ड अगर फीलिंग आ रही है तो वहां पे आंसर दोनों को चेक कर लेना, ठीक है ना। ये चीज आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं इसमें, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें सी वाला, कौन सा? ईदर ऑप्शन, कि ईदर और ऑप्शन इसमें कब लगता है। तो याद रखना ईदर और के लिए क्या होगा? कंक्लूजन दोनों गलत होने चाहिए, सॉरी कंक्लूजन दोनों सही होने चाहिए। कंक्लूजन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही होंगे और एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा होगा और एक नेगेटिव सेंस में, कि हाँ ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई एक समय में एक ही चीज आप चूज कर सकते हो, तो आप या तो हाँ चुनोगे या तो ना चुनोगे, है ना। तो इसका आंसर ईदर और में होगा। मैंने क्या बताया कि दोनों कंक्लूजन सही हों, दोनों क्या हों, ऑब्वियस सी बात है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, ध्यान रखना। तो आर्ग्यूमेंट कौन सा चला जाएगा आपका? ईदर और में जाएगा। एग्जांपल अगर मिलता है तो मैं करवाऊंगा, बाकी आप ध्यान रखना इस चीज को, बाकी आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे भाई। लो भाई नेक्स्ट, क्या सारे के सारे नए और बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कोलकाता में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए? भाई नहीं, ऐसा क्या लॉजिक है? नो, बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। क्या सारे बड़े इंडस्ट्रीज कोलकाता, ऐसा कोई कारण, कोई नियम, कोई कानून है क्या ऐसा? हाँ मुझे पता है कि पहले हमारा, आज मुंबई कह सकते हैं हमारा इंडस्ट्री हब हुआ है, लेकिन पहले जो था वो कोलकाता ही था। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनका सपना कोलकाता हड़पने का था, और उस समय हमारे देश की राजधानी कलकत्ता ही होती थी भाई। हमारा जो बिजनेस स्टेट होता था वो कलकत्ता होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि सारे इंडस्ट्रीज आपको वहां शिफ्ट कर दो, नहीं। तो पहला क्या बोला गया? यस, रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे, नहीं। ये यहाँ तो सेंस वाली बात नहीं है कि केवल रोजगार कोलकाता में थोड़ी देना है आपको, दूसरे स्टेट्स में भी दे सकते हो। दूसरा, नहीं, शहर का पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। हाँ ये कारण मान सकते हैं और कह सकते हैं कि ये ना में ही आंसर सही होगा भाई। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे रोजगार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, गलत होने का कारण कि रोजगार तो आप मुंबई में जाओगे तब भी मिलेगा भाई। जो बंदा यूपी का है वो कलकत्ता में जाके जॉब करे या मुंबई में जाके जॉब करे या फिर चेन्नई में जाके जॉब करे, वो तो अपने स्टेट से बाहर ही है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत है। सेकंड, हाँ पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, अगर ऐसा हो जाता तो इसका आंसर आएगा नो में, आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो। भाई इंडस्ट्रीज अगर सारी की सारी वहां शिफ्ट करोगे तो पॉल्यूशन तो बहुत बढ़ेगा ना वहां पे, तो ये बात भी बिल्कुल क्या सही है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ओनली सेकंड फॉलो यहाँ पे बात की जा रही। नेक्स्ट देखो, याद रखना क्वेश्चन और समझने की बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये आंसर यस और नो में ढूंढने में, इसको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप आंसर यस और नो में देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपसे चीजें बन जाएंगी, ठीक है। क्या अस्पताल के क्षेत्र में हड़ताल और धरने पर रोक लगा देनी चाहिए? अस्पताल के क्षेत्र में हड़ताल और धरने पर रोक लगा देनी चाहिए। कि आप कभी हॉस्पिटल की बात आए तो वहाँ पे ना तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पे धरना दे सकते हैं। तो यार ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग आ रही कि यस और नो दोनों में आ रही फीलिंग। हाँ मतलब धरना नहीं अच्छी बात है भाई, हॉस्पिटल में पेशेंट होंगे, और ऐसा भी नहीं है ना कि अगर मान लो भाई जाहिर सी बात है अस्पताल में जो डॉक्टर्स या कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हित में भी अगर बातें ना हो तो वो ऑब्वियस सी बात है उनका स्ट्राइक तो करना बनता है। तो यहाँ पे यस और नो की मिक्स्ड फीलिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, पहला क्या बोला गया? हाँ इससे अस्पताल को परेशानी हो रही है और इससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये चीज़ जो बोली गई कि यस इट इज़ हैम्परिंग द हॉस्पिटल एंड पेशेंट आर सफरिंग अ लॉट, अगर ऐसा मान लो करते हैं तो डेफिनेटली परेशानियाँ तो होती। मान लो अगर हड़ताल पे बैठ गए डॉक्टर, एग्जाम्पल के तौर पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बैठ गया स्ट्राइक पे कि भैया हम अब इलाज ही नहीं करेंगे, तो ज़रा सोचो कुछ इमरजेंसी केसेस अगर आ गए तो कितनी प्रॉब्लम जाएगी। डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में नहीं है, पेशेंट वहाँ पे गया है, तो बेचारा स्ट्रगल करेगा ना, और उसके ज़िंदगी और मरने की, ज़िंदगी और मौत की बात हो जाएगी। तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा, नहीं कर्मचारियों को उनका बकाया उचित तरीके से मिलना चाहिए, यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे बकाये की बात नहीं बोलेगी, यहाँ पर उनके ड्यूज़ की बात नहीं हो रही है कि भाई ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि
एम्बिगुअस डेटा है, अस्पष्ट डेटा है कि ऊपर बात कुछ और हो रही है, धरने, और उसकी जरूरी थोड़ी कि स्ट्राइक जो होती है वो उनके ड्यू अमाउंट के लिए होती है, पैसे के लिए होती है। स्ट्राइक के भी बड़े अलग अलग कारण होते हैं। स्ट्राइक फैसिलिटीज के लिए भी लोग करते हैं, स्ट्राइक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ना होने के करते हैं, स्ट्राइक अननेसेसरी तरीके से पैसे ग्रैब करने के लिए करते हैं। तो ये पूरा खेल जो है ना वो इसी का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओनली फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा भाई। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप स्ट्राइक करते हो तो वहाँ के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स और लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने जब भी आएंगे दोस्तों तो आपको ध्यान से समझना है। ये देखिए जरा, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए जरा सा। आपको बस ये आंसर खुद का यस और नो में चाहिए, ट्राई करना है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? बिल्कुल भाई, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाँ बिल्कुल, कि गांव में आपको इनकरेज करना चाहिए लोगों को, क्या कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ाएं, और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है भाई, बहुत बड़ा फायदा। लोग गुलाब के फूल की खेती भी करते हैं, लोग फूलों की खेती भी करते हैं, लोग फ्रूट्स की खेती करते हैं। यहाँ पे केला हो गया, अमरूद हो गया, है ना, अनार हो गया, और ये बहुत बड़े लेवल पे। नागपुर फेमस है अनार के लिए, सॉरी संतरे के लिए बहुत फेमस है, ऑरेंजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी खेती होती है। कोई एक स्टेट होगा, कोई एक राज्य होगा तो उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है किसी चीज़ के बारे में, कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे क्या हो रही हैं, आ रही हैं, बन रही हैं। जैसे मान लो संतरा हो गया, अलग अलग स्टेट्स जो क्या पैदा करते हैं भाई, जैसे छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं भाई, कटोरा बोलते हैं चावल का, तो वहाँ से चावल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ की उनकी पैदावार ज़्यादा हो रही। तो जहाँ पे अगर इनको अगर इसी तरह से और बढ़ावा देंगे और सारी चीज़ें करेंगे, आपने सुना होगा रूफ किचन का नाम सुना होगा, रूफ किचन गार्डन का नाम सुना होगा आपने। रूफ किचन गार्डन क्या है भाई? ये आपको सरकार जो है, स्पेशली ये चला था बिहार साइड में, कि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि आपको 25,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना था। गवर्नमेंट आपको छत पे लाके सारा प्लांटेशन करती, वहाँ पे आप सब्जियाँ उगा सकते थे ऑर्गेनिक तरीके से, और सब्जियाँ उगा के आप प्रॉपर उसका क्या कर सकते, देख रेख। तो वहाँ पे कई लोगों ने इसको एक्वायर किया था, कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था। जो लोग रिटायरमेंट में जाते थे, रिटायर हो जाते थे, वो क्या करते थे, इस रूफ गार्डन का लेते थे। वहाँ पे लोग लाते थे प्लास्टिक लगा के, उसमें मिट्टी छत पे लगाते थे, मतलब छत पे ही पूरा खेती करते थे। और अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे लोग क्या उसमें सब्जियाँ उगा रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, छत पे ही उगा रहे हैं। और इतना ज़्यादा वो चला, लोग, मतलब एक बंदा था, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें उसने बताया कि मैं भाई रिटायरमेंट के बाद से यही करना शुरू किया, और मैं इतना ज़्यादा, मतलब नीचे जो सब्जियां ठेले पे जाती तो उनको फ्री में सब्जी ले जाओ भाई, लौकी ले जाओ, तुम बेच लेना, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। पड़ोसियों को बांट रहे हैं, तो ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक सब्जी मिल रही, ताज़ी फ्रेश सब्जियां मिल रही, तो लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ भी है। तो इसका आंसर भाई यस में होना चाहिए पहला। यस, क्रिएटिविटी इज देयर अमंग रूरल पीपल, की हाँ ग्रामीण लोगों में रचनात्मकता है। बिल्कुल भाई है, तभी तो उनके साथ बोला जा रहा भाई उनके अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा। और स्पेशली अगर बात हॉर्टिकल्चर की करें तो गांव वाले लोग भाई मिट्टी से जुड़े लोग होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, हाँ इससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक खत्म करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बिल्कुल सही भाई। ये ऑब्वियस सी बात है कि लोग अपने आप को क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे चीज़ों में, कि भाई हम अपना एक पूरा बागवानी करेंगे, हॉर्टिकल्चर में आएंगे, हम खेती करेंगे प्रॉपर, किसकी, फूलों की, हम खेती करेंगे अमरूद की, हम प्रॉपर बागवानी करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सब्जियों की उसकी। तो कुल मिला जुला के इनका बेनिफिट्स ये होगा कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोग शहरों में नहीं भागेंगे। भाई आज के समय में देखा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मोची तो बाटा है ना, सबसे बड़ा लोहार कौन है, टाटा है। तो कुल मिला जुला के कोई भी काम खराब नहीं होता अगर आप उसको दिल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो ही आपकी वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में भी लोग रह के और एक बड़े हैंडसम अमाउंट को क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है। दिमाग को सही जगह लगाओ। मानता हूं पैसा आज बड़ी ज़रूरी चीज़ हो चुकी है, लेकिन पैसा इंसान ही बनाता है, पैसा इंसान को नहीं बनाता, इंसान पैसा बनाता है। तो थोड़ा सा आप ये याद रखना कि अपने टैलेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, डेवलप रखेंगे अपने आप को, माइंडसेट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। अगर आप धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ आपका प्लान सेटअप है। और हर आदमी, लोग कहते हैं ना कि भारत में बेरोजगारी बहुत है, आप चेक करना कि आपके घर के 10 किलोमीटर अंदर तक 30 से 35 साल का कौन सा ऐसा इंसान है जो बेरोजगार है। 30 से 35 साल का कौन सा ऐसा इंसान है जो बेरोजगार है? कोई नहीं है सर। सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, और अपने घर का, परिवार का, अपना प्रॉपर पेट भर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। वो अलग बात है कि सब लोग
ऑफिसर ही नहीं हो जा रहे, लेकिन सब काम कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं और सब प्रॉपर अपने घर को चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, वो ये कह सकते हो कि आपके डिजायरेबल जॉब नहीं मिलती, लेकिन आप बेरोजगार नहीं होते। तो कुछ भी करो, आप उसमें अपने आप को इंकरेज करो, पैसा हर जगह भाई है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो हैं आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी कैसे करना। भाई स्टेटमेंट के आसपास रह के सोचो, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा, कैसे कहना चाह रहा, उसके बारे में ज़रा समझो, बताने की कोशिश करो। जब ऐसा आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है भाई। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं कि ये सारा चीज़ आपको जो दिया जा रहा है, ये जो हमने बताया, सेशन समझाया, ये तो देखो मैंने आपको बेसिक समझाया। मैं इसका मेंस का सेशन भी आपको ला के दूंगा कि आर्ग्यूमेंट अगर मेंस में आएगा तो कैसा आएगा भाई, वहाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। अगर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एसएससीज या बैंकिंग के प्री के लेवल की बात करें तो बिल्कुल सही है। रेलवेज हो गया, व्यापम हो गया, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सही। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें, तो ऐसे वाले आर्गुमेंट के क्वेश्चन आपसे आप बन जाएंगे, ठीक है। जब बात करें बैंकिंग के मेंस की, तो उनके लिए मैं स्पेशल सेशंस लेके आऊंगा जो आप जरूर देखिएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सारा कुछ आपको जो हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री एजुकेशन के साथ दे रहे हैं, और इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ दे रहा है। तो आप हमसे जुड़िए। आप नोटिस करेंगे हमारे कोर्सेस में, तो चाहे आपको एलकेजी से 12 तक पढ़ना हो इंग्लिश मीडियम में, चाहे आपको क्लास 7 से 12 तक पढ़ना हो सीबीएसई हिंदी मीडियम में, आपको आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो, आपको नीट की तैयारी करनी हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो आपको प्रॉपर हमारे क्या, इसके नीचे भी आपको बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवेज हो गया, एसएससीज हो गया, तो इनकी अगर आप तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको फ्री एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री मारनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियली कंपटीशन चैनल जो नीचे दिख रहा होगा उसको जाके सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप आईआईटी जेईई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि आपको K-12 पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड पढ़ना है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है। भाई अगर आप बैंकिंग पे जाएंगे तो आपको बैंकिंग सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे तो देखो बैंकिंग के सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे, किसी एक को आप क्लिक करेंगे और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को नए अंजाम तक ले जा सकते हैं। देखो बैंकिंग के पूरे की पूरी रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो पूरा कोर्स कैसे मिलेगा आपके सामने, ये देख सकते हो आप। सारे के सारे टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, मशीन इनपुट, डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकल सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा भाई। और लेक्चर्स देख रहे हो कितने कितने, इतने लेक्चर्स आपके सामने यहाँ मिल जाएंगे। और सोचो इतने सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो आप इसको यूटिलाइज करो ना भाई। आपको सिर्फ पढ़ के जाना, अभी तो शुरुआत है, अभी मेंस के सेशंस भी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके। अभी हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला के हमारा फोकस सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो बस आप हमसे जुड़े रहिए। आप किसी भी एक सेशन को क्लिक करेंगे, पूरा सेशन आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखना है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो आपको अगर मज़ा आया हो, चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं हो लेकिन सपना है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, तो बिल्कुल हम उन्हीं के लिए बने हैं। मैग्नेट ब्रेन से आप पढ़ के अपने सपनों की उड़ान को और ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और याद रखिएगा किसी दूसरे की मदद जरूर करना, क्योंकि कह सकते हैं कि इंसानियत आज भी धरती पर है, और ऐसा मानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इंसानियत देखी जाती है। तो अपना अपना दूसरों का भी हेल्प करो। जो बच्चे गरीब हैं उनको शेयर करो, बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके सामने लेके आया है बचपन से लेके आपके गवर्नमेंट जॉब तक का सफर, आईआईटी जेईई में जाना उसका सफर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है। ये कह सकते हैं कि बिजनेस को बंद करके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।